इंसान की उम्मीद एक रबर बैंड की तरह होती है। उसे जितना खींचोगे टूटने का डर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। उस खिंचाव में ही तो असली नशा है। और रतन खत्री वो पास था जिसने मुंबई की पूरी आवाम को इसी खिंचाव पर जिंदा रखा था। 1960 की मुंबई, जहाँ हवा में नमी थी और हर इंसान की आंखों में एक भूख। मीलों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं सिर्फ प्रदूषण नहीं, उन लाखों मजदूरों की थकान थी जो दिन रात पसीना बहाते थे। उन्हें खाना नहीं, चमत्कार चाहिए था। यहाँ एंट्री होती है रतन खत्री की। खत्री ने जुआ नहीं शुरू किया, उसने उम्मीदों की साइकोलॉजी को धंधा बनाया। उसने देखा कि जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसे कल की सुबह का सपना बेचना सबसे आसान है। शुरुआत में खत्री सिर्फ एक नाम था, लेकिन जल्द ही वो एक आवाज बन गया। यह साइकोलॉजी का पहला दावा था, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। खत्री ने लोगों से कहा, नंबर मैं नहीं निकालूंगा, नंबर तुम निकालोगे। मिट्टी के उस मटके में जब हाथ जाता तो हजारों लोगों के सीने में धड़कन उठ जाती थी। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो किसी की बेटी की शादी थी, किसी का पुराना कर्ज, तो किसी की आखिरी उम्मीद। मटका किंग बनना आसान था, लेकिन किंग बने रहना नामुमकिन। इस चैप्टर में खत्री ने वो कमाया जो बड़े बड़े डॉन भी नहीं कमा पाए, अटूट भरोसा। खत्री का एक नियम था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, खत्री की जुबान नहीं हिलेगी। उस दौर में जहाँ पुलिस बिक सकती थी, कानून झुक सकता था, खत्री की पर्ची पत्थर की लकीर थी। अगर खत्री ने कहा कि नंबर 5 निकला है तो मतलब 5 ही है। यह काम कर रहा था द हैलो इफेक्ट। लोगों को लगा कि एक सट्टेबाज अगर इतना ईमानदार हो सकता तो वो उनका मसीहा है। खत्री गरीबों के अस्पताल का बिल भरता, शादियां कराता और उनके दुख सुख में खड़ा होता। वो सिर्फ सट्टा नहीं खिला रहा था, वो लोगों की वफादारी खरीद रहा था। उसने एक समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी थी। 70 का दशक। खत्री अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, एक सिस्टम था। पूरा शहर थम जाता था जब खत्री अपना पत्ता खोलता था। बॉलीवुड की महफिलें उनके बिना अधूरी थी। तारे उनके साथ दिखने के लिए तरसते थे। पैसा इतना था कि गिना नहीं जा सकता था। लेकिन सत्ता की अपनी एक डार्क साइकोलॉजी होती है। शिखर पर बैठा आदमी हमेशा अकेला होता है। खत्री के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका असली रिश्ता सिर्फ उन गुमनाम मजदूरों से था जो गलियों में उसके नाम की माला जपते थे। उसे पता था कि वो जिस ऊंचाई पर है वहां से गिरना मतलब सिर्फ मौत है। कहानी में एक मोड़ आता है 1975 की इमरजेंसी के साथ। पुलिस का सायरन गूंजा और खत्री को सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। लेकिन असली त्रासदी जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब खत्री बाहर आया तो मुंबई का खून बदल चुका था। अब मटका उसूलों का खेल नहीं रहा था। अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर और दाऊद जैसे गैंगस्टर ने इस साम्राज्य में अपनी बंदूकों की नाल घुसा दी थी। अब नंबर भरोसे से नहीं, डर से निकलते थे। खत्री एक पुराने स्कूल का खिलाड़ी था। उसे लगा कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गया है जो अब उम्मीद नहीं, सिर्फ लाशें पैदा कर रहा है। यहाँ उसकी रूह ने पहली बार हार मानी। अंत बहुत ही शांत और गहरा था। रतन खत्री ने वो किया जो इतिहास में किसी दुनिया ने नहीं किया। उसने अपनी सल्तनत, अपना ताज और अपना खौफ खुद ही त्याग दिया। उसने बिना किसी शोर के टेबल छोड़ दिया। वह एक आलीशान महल से निकलकर एक साधारण फ्लैट की बालकनी में सिमट गया। कोई इनकाउंटर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, बस एक राजा का महल।
2020 में जब उसकी आखिरी सांस चली तो मुंबई की भागती जिंदगी को पता तक नहीं चला। उसने साबित किया कि असली धुरंधर वो है जिसे पता हो कि कब पीछे हटना है। रतन खत्री मर गया, लेकिन मुंबई की फिजाओं में आज भी वो सवाल गूंजता है। आज का नंबर क्या है?